है ये। As pointed out in the beginning, rules and laws which were aimed at regulating the economic activities became major hindrances in growth and development. तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो रूल्स एंड लॉज बनाए गए थे जिनका एम था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, वो अब रूल्स एंड लॉज वो अब क्या बन गए थे, मेजर हिंड्रेंसेस, एक बाधा बन गए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने नहीं दे रहे थे। लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड टू दिस रेस्ट्रिक्शंस। तो इसीलिए क्या लाया गया, लिबरलाइजेशन लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इस रूल्स एंड लॉज को हटाना, यही उद्देश्य था लिबरलाइजेशन का। एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स है, फाइनेंशियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन सब सेक्टर्स को ओपन करना, मतलब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना इसमें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करना इसमें, वो सबको बोलते हैं ओपन करना। इसको और भी डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं। Though a few liberalization measures were introduced in 1980s in areas of industrial licensing, export-import policy, technology upgradation, fiscal policy and foreign investment, reform policies initiated in 1991 were more comprehensive. बोला जा रहा है कि 1980s में, मतलब 1980 to 1990 का बीच में, ये 10 साल का बीच में काफ़ी सारे लिबरलाइजेशन मेजर्स उठाए गए, मतलब इकोनॉमी को ओपन करने के काफ़ी सारे तरीके अपनाए गए, जिसमें से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक एरिया था, उसमें कुछ बहुत चीज़ ओपन किया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज लाए गए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए कुछ चेंजेस लाए गए, फिजिकल पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए गए। अब आप सोच रहे होंगे फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, कि फिजिकल पॉलिसी मतलब कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू या फिर एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करे, मतलब सरकार के कमाई या फिर खर्चे को अफेक्ट करे, उस पॉलिसी को बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी सारा चेंजेस लाए गए 1980s में। लेकिन 1991 में जो रिफॉर्म लाया गया ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव था, ज़्यादा और भी ज़्यादा डिटेल में लाया गया 1991 में रिफॉर्म्स। अभी हम लोग देखेंगे क्या था वो सब रिफॉर्म्स। Let us study some important areas such as the industrial sector, financial sector, tax reforms, foreign exchange markets, and tax and trade and investment sectors, which received greater attention in the and after 1991. तो अभी हम लोग आगे क्या क्या देखने वाले हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे क्या क्या चेंजेस आया, फाइनेंशियल सेक्टर में देखेंगे टैक्स में क्या क्या चेंजेस आया वो देखेंगे हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में देखेंगे क्या क्या चेंज आया, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में देखेंगे क्या क्या चेंज आया, खासकर से 1991 और उसके बाद वाले टाइम में। तो पहला जो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखते हैं क्या क्या चेंज आया। तो टॉपिक का नाम है डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखते हैं क्या है ये। इन इंडिया रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स वर एनफोर्स्ड इन वेरियस वेज। आपको पता है कि रेगुलेट करने के लिए, इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए थे। पहला क्या था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, under which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm or decide the amount of goods that could be produced. आपको पता था कि पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, तब इंडस्ट्रीज लोग जो थे उनको क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना होता था। क्या चीज़ के लिए, क्या तो फॉर्म स्टार्ट करने के लिए या फिर क्लोज करने के लिए या फिर गुड्स प्रोड्यूस करना है, उसके लिए भी परमिशन लेना होता था सरकार से। तो उसको हम लोग बोलते थे लाइसेंसिंग। तो इस लाइसेंसिंग के जरिए सरकार कंट्रोल करती थी, मतलब रेगुलेट करती थी इंडस्ट्रीज को। और क्या जरिया था, नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज। सरकार क्या की थी कि प्राइवेट सेक्टर को कुछ खास इंडस्ट्रीज के लिए ही बांध के रखी हुई थी, तो ऐसे भी कंट्रोल कर रही थी सरकार। और तीसरा तरीका क्या था कंट्रोल करने का, सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आपको पता है, डिटेल में देखे थे हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चैप्टर 2 में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या की थी कि कुछ गुड्स को रिजर्व कर दी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही। तो इसके जरिए भी आप प्राइवेट सेक्टर को आप रेगुलेट कर रहे थे सरकार, वहाँ पर उसको वो सब गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मना कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर को। और नंबर चौथा तरीका क्या था रेगुलेट करने का, कंट्रोल्स ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का प्राइस कैसा होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये भी सरकार रेगुलेट करती थी। तो ये था 4 तरीका सरकार कैसे कंट्रोल करती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर को। अब देखते हैं इसको चेंज कैसे किया गया 1991 में। तो रिफॉर्म्स लाया गया, रिफॉर्म मतलब चेंजेस लाया गया। द रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन एंड आफ्टर 1991
removed many of these restrictions. तो 1991 में जो रिफॉर्म्स आया वो इन काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दी. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबोलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोडक्ट कैटेगरीज. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो जरिया था, ये जो प्रोसेस था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इसको हटा दिया गया सभी प्रोडक्ट के लिए सिवाय कुछ को छोड़कर. वो सब प्रोडक्ट कौन से हैं? अल्कोहल, सिगरेट्स, हाजर्डस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. ये सब कुछ इंडस्ट्रीज है, इसमें ही सिर्फ लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाकी और किसी भी इंडस्ट्रीज में लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा. तो ये था पहला रिफॉर्म. और क्या किया गया? The only industries which are now reserved for the public sector are a part of defense equipment, atomic energy generation and railway transport. आपको पता है कि पहले तीन इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था. उसमें से फर्स्ट कैटेगरी जो था वो पब्लिक सेक्टर उसमें रोल करती थी. सेकंड कैटेगरी जो था उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही रोल करती थी, जिसमें पब्लिक का ज़्यादा रोल होता था. और थर्ड कैटेगरी जो था वो प्राइवेट सेक्टर पे था. लेकिन ये रिफॉर्म के जरिए अब क्या किया गया? सब इंडस्ट्री को प्राइवेट को सौंप दिया गया सिवाय कुछ को छोड़कर. वो कुछ इंडस्ट्रीज कौन सी है? डिफेंस वाले इंडस्ट्री सब, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन वाले इंडस्ट्री और रेलवे ट्रांसपोर्ट. ये 3 को छोड़ के बाकी सबको दे दिया गया प्राइवेट सेक्टर को. तो ये भी काफ़ी बड़ा रिफॉर्म था. और क्या किया गया? मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व्ड. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आपको पता है कि कुछ गुड्स दे दिया गया था, जैसे सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है. तो उस टाइम हम लोग बोले थे कि वो गुड्स क्या हो गया था? रिजर्व हो गया था. तो अब सरकार ने क्या किया कि उस गुड्स को डी रिजर्व कर दिया. मतलब अब प्राइवेट सेक्टर भी उस गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते थे, ना कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. और चौथा चीज क्या किया गया? इन मेनी इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस. प्राइस का जो फिक्सेशन था वो अब सरकार ना तय करके कौन तय करेगा? मार्केट तय करेगा. मतलब प्राइवेट फोर्सेस से तय होगा, सप्लाई और डिमांड से तय होगा प्राइस. तो ये 4 रिफॉर्म्स लाया गया. एक बार रिकैप करते हैं. पहला रिफॉर्म क्या था? लाइसेंसिंग वॉज एबोलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट अल्कोहल, सिगरेट्स, हाजर्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. इन सब इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सब में लाइसेंसिंग को बंद कर दिया गया. लाइसेंस अब नहीं लेना पड़ेगा. दूसरा क्या किया गया? पब्लिक सेक्टर हर जगह से हट गई. सिर्फ 3 इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर काम करेगी. वो कौन सा था? डिफेंस वाले सेक्टर में, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ट्रांसपोर्ट. ये 3 ही इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर काम करेगी, बाकी और किसी में काम नहीं करेगी. और तीसरा क्या था? Many goods produced by small scale industries have now been de-reserved. Small scale industries का goods को de-reserve कर दिया गया. मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया गया कि आप भी आके आप वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. और चौथा रिफॉर्म्स क्या लाया गया? कि मार्केट को अलाउ कर दिया गया प्राइस डिटरमाइन करने के लिए. ये 4 रिफॉर्म्स लाया गया. तो इसको आपको याद कर लेना है. तो ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स. अब आते हैं अगले सेक्टर जो कि है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. तो देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आया. Financial sector includes financial institutions such as commercial bank, investment bank, stock exchange operations and foreign exchange market. तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चीज आते हैं? ये कमर्शियल बैंक्स मतलब कोई भी बैंक ऑर्डिनरी जो आपको सिटी में जो बैंक होगा वो सब बैंक को कमर्शियल बैंक बोलते हैं, जैसे कि SBI, इलाहाबाद बैंक, ये सब बैंक है. और इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सब बैंक्स इन्वेस्टमेंट करती है. और स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, इसमें शेयर्स का लेन देन होता है. ये सब उतना डिटेल में भी नहीं जानना है. और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसमें रुपया का वैल्यू तय होता है. मतलब एक डॉलर कितना रुपया होगा, ये सब तय होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. तो ये सब 4 चीज़ को मिला के फाइनेंशियल सेक्टर बनता है. कौन सा 4 चीज़? कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ये 4 चीज़ मिला के हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर. अब आगे बढ़ते हैं. और यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन है इसको हम लोग कभी बाद में देख लेंगे. फिलहाल हल्का फुल्का इसमें जान लीजिए कि इसमें शेयर्स का लेन देन होता है, इक्विटी का लेन देन होता है. अब ये शेयर्स और इक्विटी क्या है ये सब बाद में देखा जाएगा. द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना. कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. You may be aware that all banks and other financial institutions in India are regulated through various norms and regulations of the RBI. आपको हो सकता है पता हो
कि इंडिया में जितने भी बैंक है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो सबको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। द आरबीआई डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्व्स। तो कैसे रेगुलेट करता है आरबीआई? पहला तरीका तो है कि आरबीआई क्या करता है? डिसाइड करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाउ आरबीआई रेगुलेट्स द फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसका आंसर होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई क्या करता है? डिसाइड करता है द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्व्स। एक बैंक अपने पास कितना रुपया रख पाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आरबीआई डिसाइड करेगा। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका जो कंट्रोल करता है आरबीआई, वो है आपका फिक्सेस इंटरेस्ट रेट। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट भी फिक्स करता है कि आप सेविंग्स डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं, फिक्स डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं, ये सब रेट आरबीआई तय करता था। नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स पे आप कितना कितना लोन देंगे, कैसे लोन देंगे, क्या आप गिरवी रखेंगे, ये सब भी तय कौन करता था? आरबीआई तय करता था, और एटसेट्रा। तो ये 3 तरीका था, और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से ये 3 तरीका है कि कैसे आरबीआई फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको मिल जाएगा ये बात। अब आगे देखते हैं। वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इज टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मतलब इसमें पूरा जड़ छिपा हुआ है। और ये जो 2 वर्ड है, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर आप मेंशन कीजिएगा जब भी इस टॉपिक के ऊपर आप आंसर लिखे। तो एक मेजर एम क्या था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का? आरबीआई जो पहले क्या था? रेगुलेटर था, मतलब आरबीआई का काम पहले था कंट्रोल करना, लेकिन 1991 के बाद आरबीआई अपना रोल चेंज कर लिया। अब वो क्या करने लग गया? फैसिलिटेट करने लग गया फाइनेंशियल सेक्टर को, मतलब अब बढ़ावा देने लग गया फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ नया नया काम होने को लिए। दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल सेक्टर में बी अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। तो आरबीआई का जो रोल चेंज हो गया रेगुलेटर से फैसिलिटेटर में, इससे क्या हो गया? इससे ये हुआ कि फाइनेंशियल सेक्टर जो था उसको अब डिसीजन लेने का छूट मिल गया बिना आरबीआई से कंसल्ट किए बिना, मतलब अब उसको डिसीजन लेने के लिए आरबीआई का सहमति लेने का जरूरत नहीं था। अब वो फ्री था खुद का डिसीजन लेने के लिए। फाइनेंशियल सेक्टर में जितने भी बैंक्स आते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक आते हैं वो सब। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। तो ये जो रिफॉर्म पॉलिसीज लाया गया उससे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक भी अब खुलने लग गए। और प्राइवेट सेक्टर बैंक 2 तरीके के होते हैं, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक। और आपको पता होगा कुछ इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक के नाम, जैसे कि एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ये सब है प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो भी इंडिया के। और फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से हैं? सिटी बैंक होगा, आप देखे होंगे कहीं आपके शहर में अगर होगा तो सिटी बैंक ऑफ इंडिया, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, आप कभी ना कभी इसका नाम भी सुने होंगे। तो ये सब होता है फॉरेन प्राइवेट बैंक। और आपको पता है नेशनलाइज बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं? ये तो बहुत सारे हैं। एसबीआई है बैंक सबसे फेमस, और सेंट्रल बैंक है, कनाडा बैंक, इलाहाबाद बैंक, बहुत सारे हैं। टोटल 19 है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये सब कुछ था बेसिक बात। अब आगे देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 50%। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था, विदेशी लोग इंडिया के बैंक में कितने इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? 50%, उसको बढ़ा दिया गया, 50% तक इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे। ये था दूसरा रिफॉर्म। तीसरा रिफॉर्म, दोज बैंक्स विच फुलफिल सर्टेन कंडीशंस हैव बीन गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई एंड रैशनलाइज देयर एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क्स। तो वो बैंक जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते थे, वो बैंक को फ्रीडम दे दिया गया कि वो आप नए ब्रांचेस अब खोल लीजिए जहां मन करे वहां पर, बिना आरबीआई का अप्रूवल के। और रैशनलाइज कर वो लोग क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज मतलब अगर उनका कोई ब्रांचेस ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो लोग चाहे तो अपना ब्रांच बंद भी कर सकते हैं बिना आरबीआई से परमिशन लिए हुए। तो ये था और एक और रिफॉर्म्स। और क्या रिफॉर्म लाया गया फाइनेंशियल सेक्टर में? दो बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, सर्टेन मैनेजरियल एस्पेक्ट्स have been retained with the RBI to safeguard the interest of the account holders and the nation। तो भले ही बैंक्स को परमिशन दे दिया गया कि वो रिसोर्सेज जनरेट कर ले इंडिया से भी और अब्रॉड से भी, लेकिन कुछ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ पहलू वो आरबीआई अपने पास रखी हुई थी, ताकि उसके जो अकाउंट होल्डर्स है वो लोग का नुकसान ना हो कभी भी, और देश का
भी नुकसान ना हो कभी भी। इसीलिए आरबीआई कुछ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स, मतलब कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड पहलू अपने हाथों में रखी हुई थी। अभी भी पूरा फ्रीडम नहीं मिला था, कुछ कंट्रोल अभी भी आरबीआई रखी हुई थी ताकि उसके अकाउंट होल्डर्स और नेशन को प्रमोट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके वो। और आगे देखते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको FII भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो इनको भी अलाउ कर दिया गया कि आप भी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में। अब आप सोच रहे होंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होता है? तो ये फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये विदेशी लोग हैं और इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग। और इसमें मेनली 3 चीज आते हैं, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड। फिलहाल के लिए आप इसको इतना याद रखिए कि FII में 3 चीज आते हैं, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड। ये तीनों को मिला के FII बोलते हैं। तो इनको अलाउ कर दिया गया कि आप आके इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यही सब था फाइनेंशियल